एक समय की बात है। शिखा अपनी सौतेली माँ शीला, पिता मोहन और अपनी 2 सौतेली बहनों ईशा और तृप्ति के साथ रहा करती थी। शीला एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मोहन को अपने जाल में फंसाकर उससे उसके पैसों के लिए शादी कर ली। मोहन भी अपनी बेटी शिखा की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, परंतु उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। शीला मोहन के सामने तो शिखा से बहुत ही ज्यादा प्यार करा करती थी, परंतु जब मोहन काम के सिलसिले से बाहर चला जाता तो वो शिखा से पूरे घर का काम करवाती थी और अपनी दोनों बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखती थी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का कलेश हो, इसलिए वो अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला कहती है, क्या बात है शिखा बेटा, तुमने अभी तक इतना थोड़ा सा ही खाना खाया। चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पी कर एकदम मजबूत बनो। मोहन ये सब देखकर कहता है, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तुम शिखा का ध्यान एकदम अपनी खुद की बेटी की तरह रखती हो। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुझे ऑफिस की तरफ से एक 6 महीने की ट्रिप पर जाना है, सो उसके लिए मुझे कल ही निकलना होगा। मैं पहले तो शिखा के लिए बहुत परेशान था, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। शिखा अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी आप मत जाइए ना, वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं। मुझे आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता, प्लीज मत जाइए। अरे शिखा बेटा ऐसा नहीं कहते, पापा को काम से बाहर जाना है, उन्हें ऐसे टोकते नहीं है। और वैसे भी मैं और तुम्हारी बहन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद शीला शिखा को आंखें दिखाती है, जिससे शिखा चुप हो जाती है। अगले दिन शिखा के पिता अपनी 6 महीने की ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से शीला का अत्याचार शिखा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उससे अब घर के सारे काम कराने लगती है, यहाँ तक कि वो घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के लिए बाजार से 2 बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो तृप्ति और ईशा, ये दोनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ना, ये वही लिपस्टिक है जिसकी एड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइंस करती है। मैंने इनका कलर देखा और मुझे लगा कि लिपस्टिक मेरी बेटियों के लिए ही बनी है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ले आई। पर माँ ये तो बहुत ही महंगी लिपस्टिक है। हाँ मैंने भी सुना है, इस लिपस्टिक की कीमत बहुत ही ज्यादा है। किसी भी लिपस्टिक की कीमत मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं है और मैं जानती हूँ ये लिपस्टिक तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। शिखा भी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। शिखा को बचपन से ही लिपस्टिक का बहुत शौक था। वो अपनी माँ की लिपस्टिक निकाल निकाल कर लगाया करती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उसे भी उन्हें लगाने का मन करता है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या एक बार मैं भी ये लिपस्टिक ट्राई कर सकती हूँ? तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात से बहुत बाहर है, तो इसे लगाना तो छोड़, छू भी नहीं सकती, समझी? जा जल्दी से मेरे और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना कर ला। बेचारी शिखा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है, साथ ही साथ रोते हुए कहती है, माँ आप क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मुझ पर अत्याचार करती है। ना मुझे ढंग का खाना खाने को देती है, ना ही पहनने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। शिखा ये सब बोल ही रही होती है और उसका ध्यान नूडल्स पर नहीं जाता, जिससे सारे नूडल्स चल जाते हैं। जिसकी बदबू सूंघकर शीला रसोई में आती है और नूडल्स को देखकर शिखा को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारे नूडल्स जला दिए, अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। चल जा जल्दी से मार्केट से नूडल्स लेकर आ, समझी?
शिखा उदास होकर मार्केट से नूडल्स लेने चली जाती है। शिखा जब भी दुखी हुआ करती थी तो वो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि तभी उसे उस जंगल के साथ वाली नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। शिखा बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है। पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिखा हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। पानी से मुझे खतरा रहता है और गलती से मैं नदी में डूब गई, इसीलिए मैं एक बिल्ली के रूप में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम जल्दी ना करती तो शायद मैं वापस कभी परी नहीं बन पाती। क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? इसके बाद शिखा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। शिखा की सारी कहानी सुनकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और 3 बहुत ही सुंदर लिपस्टिक प्रकट करती है। शिखा, ये तीनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारे पास घर का बहुत सारा काम हो तो तुम इस पिंक वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारे घर के सारे काम कर देगी। और जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हें खाने की जरूरत हो तो तुम इस लाल वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। और जब भी तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो तुम इस सुनहरी लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी धन दौलत की हर जरूरत पूरी कर देगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और शिखा उन तीनों लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद शिखा को जब भी घर का सारा काम करना होता तो वो पिंक वाली लिपस्टिक से कहकर घर का सारा काम कर लेती और जब भी उसे भूख लगती तो वो लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर लेती और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो जादुई सुनहरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन ईशा, तृप्ति और शीला के साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी ईशा कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये शिखा की बच्ची हर काम इतना जल्दी कर देती है, जबकि हम इसे सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत खुश लग रही है। हम इसका पता लगाना होगा। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर शिखा पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब शिखा अपनी तीनों जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है तो वो तीनों माँ बेटी शिखा को देख लेती है और फिर शिखा जब वहाँ से जाती है तो शीला उन तीनों लिपस्टिक को चुराकर अपनी बेटियों के कमरे में आ जाती है और फिर वो तीनों एक एक करके वो लिपस्टिक लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लिपस्टिक को लगाती है उनका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और उन तीनों की वही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब शिखा के पिता घर वापस आते हैं तो शिखा उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन शिखा से माफी मांगता है और उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। जादुई 2 लिपस्टिक का जादू। किसी शहर में सोहा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सोहा के पिता की मौत जब हो गई थी जब सोहा केवल 5 वर्ष की थी। 3 साल बाद सोहा की माँ की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। इसलिए उसकी माँ के मौत के बाद उसके चाचा चाची उसे अपने घर ले आए थे। सोहा बहुत ही समझदार लड़की थी। सोहा के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अमीशा था। अमीशा सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि अमीशा दिखने में खूबसूरत थी और सोहा नहीं थी। एक दिन सोहा किसी काम से अमीशा के कमरे में जाती है। तभी उसे देखकर अमीशा कहती है, काली बंदरिया, तू मेरे कमरे में क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मत आया कर, लेकिन फिर भी अपना काला साया लेकर मेरे कमरे में आ जाती है। कहीं तू मेरे कमरे में मेरी लिपस्टिक तो चुराने नहीं आई थी? नहीं अमीशा, बिना सोचे समझे तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपने कमरे में मुझे आने से मना किया है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और हाँ, तुम्हारे कमरे में मैं इसलिए आई थी क्योंकि चाची जी ने कहा था कि तुम्हारे कमरे में उनकी अलमारी की चाबी रह गई है, इसलिए वही चाबी लेने आई थी। पता नहीं तेरे माँ बाप तेरे को छोड़कर हमारे सिर पर क्यों चले गए। पता नहीं तूने मेरी मम्मी पापा पर कौन सा काला जादू कर रखा है,
जो वो दोनों भी तुझे इतना प्यार करते हैं और हमेशा तेरा नाम ही लेते रहते हैं। सोहा रोते हुए वहाँ से अपनी चाची के पास चली जाती है। सोहा को रोते हुए देख उसकी चाची सुजाता कहती है, अरे बेटा, तुम रो रही हो, लगता है अमीशा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है। ये लड़की कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। बेटा, उसकी बातों को दिल से मत लगाना। सोहा अपनी चाची की बात समझ जाती है और अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। अगले दिन सोहा स्कूल जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ भूखे लोग मिलते हैं और वो उसे खाना खिलाने लगती है। अमीशा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है और बोलती है, देखो देखो दोस्तों, ये काली अपने जैसे लोगों की मदद कर रही है। हाँ अमीशा, ऊपर से इतनी खुश नजर आ रही है कि मानो ये लोग इसके घर वाले हो। तुम सब अपनी क्लास तो लेते नहीं हो और स्कूल आकर भी ऐसे घटिया हरकतें करते हो। मेरा मजाक बनाकर तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए जाकर पढ़ाई करो, बकवास सब कर लेती है। सोहा की बात सुनकर अमीशा और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। सुजाता कहती है, अमीशा, कल तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और हम सबको वहाँ जाना है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊं, इसलिए तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। सोहा, तुम भी बता दो कि तुम्हें किस कलर के कपड़े चाहिए। अरे मम्मी, आप इस काली कलोटी बंदरिया से क्या पूछ रही हो? ये काली है, इस पर कोई कलर नहीं जच सकता। वैसे भी मैं तो कहती हूँ इसे बर्थडे पार्टी में लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। अमीशा, बच्चे समझकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। सोहा भी इस घर के सदस्य है और वो हमारे साथ जाएगी। अगर तुम्हें इतनी ही बेइज्जती सोचकर बुरा लग रहा है तो तुम मत जाओ। मम्मी, आप हमेशा मुझे इसकी वजह से डांटती रहती हो। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना बोलकर अमीशा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अमीशा के जाने के बाद सोहा अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आपने अमीशा को इतना डांटा, देखा ना वो कैसे वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आपको इस तरह से उसे नहीं डांटना चाहिए था। अब देखना, खाना भी नहीं खाएगी। अगर खाना नहीं खाई तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। मैं इतनी काली हूँ, अगर मैं पार्टी में गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। नहीं सोहा, अगर आज मैं उसे कुछ नहीं बोलती तो वो और ज्यादा सिर पर चढ़ती। आज तुम्हारा मजाक उड़ाती है तो बाहर कभी किसी और को उड़ाएगी। इतना बोलकर सुजाता शॉपिंग करने जाती है और अमीशा और सोहा के लिए कपड़े ले आती है। सुजाता अमीशा को मना लेती है और अगले दिन सब बर्थडे पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आई सभी लड़कियां सोहा को देखकर बहुत हंसती है। पार्टी में आई एक औरत सुजाता से कहती है, अरे बहन जी, क्या जरूरत थी सोहा को पार्टी में लेकर आने की? देखा उसका यहाँ मजाक बन गया। पार्टी में सबसे बदसूरत लग रही है सोहा। तुम्हारी खुद की बेटी तो इतनी सुंदर है, फिर सोहा को पार्टी में लाकर मजाक बनवाने की क्या जरूरत थी? सुजाता उस औरत की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी अमीशा सोहा को एक कोने में ले जाकर बोलती है, काली चमड़ी बंदरिया, तुझे तो मिल गया होगा सुकून। देख रही है ना, तेरी वजह से यहाँ हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो फिर भी हमारे साथ हर जगह जाना चाहती है। जब तक बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हो जाती तब तक तू बाहर खड़ी होकर हमारा इंतजार कर और यहाँ से दफा हो। अमीशा की बातें सुनकर सोहा को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी पापा इतने सुंदर थे, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसी हूँ। सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अगर चाचा चाची नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा रह पाती। सोहा रो रही होती है। तभी फिर से अमीशा वहाँ आ जाती है और बोलती है, मम्मी पापा ने बोला है कि उन्हें पार्टी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं घर जा रही हूँ और उन्होंने तुझे मेरे साथ चलने के लिए बोला है, इसलिए अब चल मनहूस। अमीशा और सोहा जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। तभी जंगल के एक बहुत बड़े पत्थर पर 2 लिपस्टिक रखी हुई थी। दोनों लिपस्टिक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अमीशा और सोहा ने आज तक इतनी चमचमाती लिपस्टिक नहीं देखी थी। दोनों लिपस्टिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है और बोलती है, ये दोनों लिपस्टिक जादुई है। अगर तुमने लाल लिपस्टिक ली तो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ तुमने गुलाबी लिपस्टिक ली तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा,
बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। भला कोई गुलाबी लिपस्टिक क्यों चुनेगा? मैं तो लाल लिपस्टिक ही लूंगी और ढेर सारे धन दौलत के साथ ऐश मौज करूंगी। परी, आप मुझे गुलाबी लिपस्टिक दे दीजिए। मुझे दूसरों की मदद करके सुकून मिलता है, तो मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। परी अमीशा को लाल लिपस्टिक दे देती है और सोहा को गुलाबी लिपस्टिक दे देती है। जैसे ही सोहा गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, वो एक गुफा में पहुँच जाती है। सोहा देखती है कि गुफा में एक बूढ़ी औरत है जिनके पैरों में बहुत चोट आई है। सोहा तुरंत उनके उपचार के लिए जड़ी बूटियां लाती है और उसे पीसकर बूढ़ी औरत के पैरों में लगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वो बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ तुम किसकी वजह से आई हो। जिस परी ने तुम्हें गुलाबी लिपस्टिक दिया है वो मेरी बहन है। हम दोनों मिलकर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आज के समय में अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं। अब तो नकली लोगों का बोलबाला है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग और अच्छी हो। अब तुम ये जादू लिपस्टिक फिर से लगाओ। परी की बात मानकर सोहा लिपस्टिक फिर से लगाती है और उसके ऐसा करते ही वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। सोहा इतनी खूबसूरत हो गई थी कि उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। हाँ बेटी, ये जादू लिपस्टिक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। सोहा परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद परी फिर से सोहा को उसके घर पहुंचा देती है। सोहा अपने घर आकर बहुत खुश होती है और अपने चाचा चाची को सारी बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ अमीशा लाल लिपस्टिक लगाकर बहुत काली हो गई थी, इसलिए अब उसका खूबसूरती का सारा घमंड टूट चुका था। अब अमीशा कभी भी सोहा को तंग नहीं करती थी और उसे अपनी बहन मानने लगी थी। उस दिन से सब ठीक हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे। अमीर और गरीब लड़की की किस्मत। ये कहानी प्रतापगढ़ राज्य में रहने वाली दो लड़कियों की है। एक का जन्म राजमहल में हुआ था। नाम था उसका राजकुमारी कायरा, और दूसरी लड़की बरखा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। जहां राजकुमारी कायरा राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी, वहीं प्रतापगढ़ राज्य के बाहर बरखा अपने पिता शंकर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते थे। बुरे हालातों में उनका जीवन बीत रहा था। ऐसे ही वक्त का पहिया बीतता गया और वो दोनों बड़े हो गए। हैरानी की बात ये है कि दोनों का जन्म अलग अलग परिवार में हुआ था, लेकिन दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। राजकुमारी कायरा को राजमहल से बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। राजकुमारी कायरा बहुत ही जिज्ञासु थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। राजमहल के अंदर रह रहकर उब चुकी थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे बाहर की दुनिया देखना है। राजमहल में रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे भी जानना है राज्य के लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर बरखा दिन पर दिन चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। वो अक्सर अपनी किस्मत को कोसा करती। किस्मत ने मुझे गरीब परिवार में क्यों पैदा किया? मेरा जन्म राजमहल में क्यों नहीं हुआ? मुझे भी ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है। कब तक फटे पुराने कपड़े पहनूंगी और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करूंगी। ये कहते हुए बरखा बड़बड़ाते हुए राज्य में भीख मांग रही थी। तभी चलते चलते वे राजमहल के पास पहुंच गई। राजमहल को देखकर बरखा मन ही मन बोली, ओह, तो ये है राजमहल। काश मैं इस राजमहल में रह पाती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी पाती। काश। बरखा कह ही रही थी, तभी राजमहल के दरवाजे पर खड़ा एक पहरेदार ने उसे देख लिया और बोला, ए लड़की, तू यहाँ राजमहल के बाहर क्या कर रही है? ये जगह तुझ जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। निकल जा यहाँ से। ये कहते हुए सैनिक बरखा के ऊपर चिल्लाने लगा। तभी राजकुमारी कायरा वहाँ आई और बोली, रुक जाओ पहरेदार, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? राजकुमारी जी, ये लड़की राजमहल में घुसने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए पहरेदार ने जैसे ही राजकुमारी कायरा की ओर देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी जी, ये लड़की तो बिल्कुल आप जैसी दिखती है। राजकुमारी कायरा ने बरखा को बड़े ध्यान से देखा और उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो?
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बरखा है राजकुमारी जी। मैं तो बस राजमहल को निहार रही थी, क्योंकि मैंने इतना सुंदर राजमहल पहली बार देखा है। मेरा कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था। अपनी हम शक्ल को देखकर राजकुमारी कायरा बहुत उत्साहित हुई और वो बरखा को बड़े प्यार से राजमहल के अंदर ले गई। उसे ढेर सारी बातें की और स्वादिष्ट भोजन खिलाया। धन्यवाद राजकुमारी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ भोजन कर रही हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सच में बहुत अच्छी हो। मैंने इतने सालों बाद आज पहली बार भरपेट भोजन खाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मुझे तुम अपना दोस्त समझना। आप बहुत ही भाग्यशाली हो राजकुमारी। काश मैं इस महल में एक दिन के लिए रह पाती। और मैं इस राजमहल के बाहर जाना चाहती हूँ और लोगों के जीवन के बारे में अच्छे से जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये कहते हुए राजकुमारी कायरा उदास होते हुए सोच में डूब गई। फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्यों ना हम अदला बदली कर ले? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुम राजकुमारी बन जाओ और मैं तुम्हारा वेश लेकर महल से बाहर चली जाऊंगी। इस तरह हम दोनों अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। बरखा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर दोनों ने आपस में अपनी वेशभूषा बदल ली। राजकुमारी कायरा एक गरीब लड़की में बदल गई, वहीं बरखा ने राजकुमारी की वेशभूषा पहनी। दोनों एक दूसरे को आईने में देखकर चौंक गए। उसके बाद राजकुमारी कायरा बरखा से विदा लेते हुए बोली, बरखा, मेरी अनुपस्थिति में किसी को सच्चाई का पता लगने मत देना, ठीक है? मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगी। ठीक है राजकुमारी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके बाद राजकुमारी कायरा ने शाही चिन्ह लिया और फटे पुराने कपड़ों में महल से बाहर निकली। यहाँ तक कि राजमहल पहरेदारों ने भी राजकुमारी कायरा को नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा ये वही गरीब लड़की है जिसे राजकुमारी कायरा अपने साथ अंदर ले गई थी। राजकुमारी कायरा मुस्कुराते हुए राज्य से दूर बसी बस्ती में गई। उन्होंने पहली बार बाहर का जीवन देखा। राजकुमारी कायरा ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना था, ना रहने के लिए घर। ये देख राजकुमारी कायरा दुखी होते हुए बोली, हमारे राज्य में इतने गरीब लोग हैं, मुझे इन्हें देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं राजमहल में कितना खाना ऐसे ही बर्बाद कर दिया करती हूँ और यहाँ लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ये कहते हुए कायरा जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी बरखा के पिता शंकर राजकुमारी कायरा को अपनी बेटी बरखा समझकर बोले, अरे बरखा बिटिया, तुम कहाँ चली गई थी? देखो, आज मैंने भीख में कितने सारे पैसे कमाए। चलो घर चलते हैं, आज पेट भरकर बढ़िया खाना खाएंगे। ये कहते हुए शंकर राजकुमारी कायरा को अपने साथ घर ले गया। वहीं दूसरी ओर बरखा खुशी खुशी राजमहल में एक राजकुमारी का जीवन बिता रही थी। उसे हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और बेशकीमती कपड़े पहनने को मिलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बरखा का स्वभाव बदल गया। उसके मन में सदा के लिए राजकुमारी कायरा बनकर रहने का लालच आ गया। इससे पहले कि राजकुमारी कायरा वापस महल लौट आए, मुझे कुछ करना होगा। उसे राजमहल से हमेशा के लिए निकालना होगा, तभी मैं यहाँ आराम से राजकुमारी बनकर अपना पूरा जीवन बिता सकती हूँ। फिर राजकुमारी कायरा बने रहने के लिए बरखा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बस्ती में रहने वाली रानी नाम की लड़की को महल में बुलाया। रानी असल में भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां किया करती थी और वो बरखा की दोस्त थी। बरखा अपनी योजना के बारे में बताते हुए रानी से बोली, रानी, तुम्हें मेरी हमशक्ल को ढूंढना होगा। उसके पास शाही चिन्ह है, उसे चुराकर तुम्हें मुझे देना होगा। उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। सोने के सिक्कों की बात सुन रानी ने फौरन हाँ कर दी और वो तुरंत ही राजकुमारी कायरा की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर बस्ती में रानी को राजकुमारी कायरा दिखाई दी, जो वापस राजमहल की ओर आ रही थी। तभी बड़ी ही फुर्ती से रानी राजकुमारी कायरा के हाथों से बैग चुराकर वहाँ से भाग गई। अरे रुक जाओ, मेरा बैग चुराकर कहाँ भाग रही हो? उसमें मेरा शाही चिन्ह है, मुझे मेरा बैग वापस लौटा दो, रुक जाओ। राजकुमारी कायरा ने काफी देर तक रानी का पीछा किया, लेकिन वो कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। ओह, मेरा शाही चिन्ह चोरी हो गया।
अब क्या करूं? पिताजी से कहकर अपने लिए दोबारा बनवा लूंगी और मैं राजमहल वापस लौट जाती हूँ। ऐसा सोचकर राजकुमारी कायरा जैसे ही वापस राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती लड़की। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अंदर जाने दो, मैं राजकुमारी कायरा हूँ। बड़ी आई, अपने आप को राजकुमारी कहने वाली। शक्ल देखी है कभी आईने में? बेकारिन कहीं की, चल जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमारी कायरा हूँ और जो अंदर राजमहल में है वो मेरी हमशक्ल गरीब लड़की है जो बस्ती में रहती है। उसे बाहर बुलाओ, उसे सब सच मालूम है। ये कहते हुए राजकुमारी कायरा पहरेदारों से लड़ने लगी। तभी शोरगुल सुन राजा प्रताप सिंह और राजकुमारी के भेष में बरखा भी बाहर आई। राजा प्रताप सिंह बरखा और राजकुमारी कायरा को एक साथ देख चौंक गए। अरे ये क्या? ये लड़की तो बिल्कुल राजकुमारी कायरा की तरह दिखती है। पिताजी, मैं ही राजकुमारी कायरा हूँ और जो इतने दिनों से महल में रह रही है उसका नाम बरखा है। हम दोनों ने आपस में अदला बदली की थी। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? पिताजी, आप इसकी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। बरखा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। पिताजी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास शाही चिन्ह था, लेकिन रास्ते में किसी ने वो चिन्ह मुझसे चुरा लिया। अपना सच अब मैं कैसे साबित करूं कि मैं ही आपकी बेटी हूं? पिताजी, इस लड़की को फौरन महल से बाहर निकालो। ये लड़की धोखेबाज है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था बरखा, लेकिन तुमने भरोसे का फायदा उठाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहती हो? तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पिताजी, इसे कारावास में डाल दो। नहीं पिताजी, आप बिना सच्चाई का पता लगाए किसी निर्दोष को दंड नहीं दे सकते। ये इस राज्य का उसूल है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मेरी बेटी राजकुमारी कायरा तुम दोनों में से है कौन? पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। मैं सच्चाई सामने लाने के लिए बरखा के पिता को महल में बुलाना चाहती हूँ। नहीं पिताजी, आप इस लड़की की बातों में मत आना। ये लड़की अपने पिता के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रही है। आप चुप रहिए राजकुमारी, इस बात का फैसला मैं करूँगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सैनिकों, बरखा के पिता शंकर को फौरन महल में लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक बरखा के पिता शंकर को महल में ले आए। उसके बाद राजा प्रताप सिंह ने शंकर से कहा, क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में से तुम्हारी बेटी बरखा कौन है? मेरी बेटी बरखा के दाहिने पैर में बचपन से ही काला निशान है, पर मेरी बेटी कायरा के पैरों में ऐसा कोई निशान नहीं है। अब तुम दोनों जल्दी से अपना पैर दिखाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। जब दोनों ने अपने पैर दिखाए तो सच्चाई सबके सामने थी। अब बरखा के सामने अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो राजकुमारी कायरा। जब आपने मुझे अपनी राजकुमारी की वेशभूषा पहनने को दी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी। बेशकीमती कपड़े और स्वादिष्ट पकवान, राजमहल की शान और शौकत देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं हमेशा के लिए राजकुमारी कायरा बनकर महल में रहना चाहती थी। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इस कपटी को फौरन कारावास में डाल दो। रुक जाइए पिताजी, बरखा को माफ कर दीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मुझे इसके बारे में सब पता है। वो बहुत गरीब है। राज्य के पास एक गरीब बस्ती है जहाँ पर ये रहती है। वहाँ के लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना और ना ही रहने के लिए जगह। बड़ी ही बुरी मुसीबत में लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। पिताजी, कृपया कर इसे क्षमा कर दीजिए। राजकुमारी कायरा, आप बहुत ही अच्छी हैं। मैंने आपके साथ गलत करना चाहा, फिर भी आप मुझे बचा रही हैं। सच में आप बहुत दयालु हो। अब तुम अपने पिताजी के साथ घर लौट जाओ और नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। ये कहते हुए राजकुमारी कायरा ने बरखा को अपना जीवन नए ढंग से शुरू करने के लिए खुशी खुशी राजमहल से विदा किया। राजा प्रताप सिंह ये जानकर चौंक गए कि उनकी राजकुमारी बेटी इतने दिनों तक गरीब बस्तियों में घूमती रही और वहाँ का जीवन अनुभव किया। राजकुमारी कायरा ने अपने पिताजी के साथ मिलकर राज्य के गरीब और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कार्य किया। धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी भी पहले से बेहतर हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा प्रताप सिंह ने राजपाट संभालने की सारी जिम्मेदारी राजकुमारी कायरा के हाथों में सौंप दी।
आगे चलकर राजकुमारी कायरा को एक प्रसिद्ध और दयालु महारानी के नाम से पूरे देश में जाना गया। हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी, और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तभी अपनी शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोच कर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे, आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है, तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी, वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे, आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांधकर कौन रखा है और क्यों रखा है, और आप कौन हो? मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंदिरों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले
अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी, तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस 2 दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो, मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है, बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं। अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे? एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा, मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ। ये मेहंदी सबसे हटकर है। मेरी बातों पर विश्वास कर कर देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो, और ये लो, आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा, देखना तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए, पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी। अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाती हैं। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ। सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी। तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है
और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी, और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना, और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है, और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी। सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ रितु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियां सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी।